नॉर्मल एकेडमिक और नॉर्मल टेक्निकल में जो है वो होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा एक्सप्रेस में आना चाहता है नॉर्मल एकेडमी से नॉर्मल टेक्निकल में, तो उसको 1 ईयर का और कोर्स जो है यहाँ पे उसको करना पड़ता है, 1 साल जो है उसको लगाना पड़ता है, ताकि वो एक्सप्रेस में जो बच्चे हैं उनके बराबर जो है वो हो सके। उसके बाद टर्सरी एजुकेशन में है, आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट कैन चूज टू अटेंड जूनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फाउंडेशन लेवल में आपको 1 to 4 इयर्स में वो जो उसके सब्जेक्ट होते हैं मदर टंग पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है। इंग्लिश है, मैथ है, साइंस 3rd क्लास से स्टार्ट होती है, और ऑल्टरेशन स्टेज जो फिर चलती है आपकी 4 साल के बाद 5th और 6th में। वहाँ पे सब्जेक्ट जो वो चेंज होते हैं, सिविक्स, मॉरल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हेल्थ एजुकेशन, SST, फिजिकल एजुकेशन जो है वो चलता है। उसके बाद एज दे एंटर स्कूल, मतलब वो जैसे स्कूल में एंटर करते हैं तो जैसे मैंने बताया को एक्सप्रेस है, नॉर्मल एकेडमिक है, नॉर्मल टेक्निकल में, उसमें वो किसी भी उसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट और ये इन मोस्ट केसेस स्टूडेंट स्कोर इन द प्राइमरी स्कूल हैविंग एग्जामिनेशन, जो PSLE मैंने बताया उसका ये रिजल्ट होता है। उसमें एक्सप्रेस में अगर उसका स्कोर 4 to 20 आता है तो वो एक्सप्रेस में जाता है, और अगर वो 21 से 22 में है तो वो एक्सप्रेस नॉर्मल एकेडमिक में जो है वो जाएगा। और नॉर्मल एकेडमिक जो ऑप्शन नहीं है उसमें 23 या 24 के बीच में उसको स्कोर होना चाहिए, और नॉर्मल एकेडमिक के लिए उसको 25 का जो है स्कोर होना चाहिए, और नॉर्मल टेक्निकल में 26 to 30 या बेटर इन बोथ इंग्लिश लैंग्वेज या मैथमेटिक्स में वो अच्छा होना चाहिए। उस इसी आधार के ऊपर जो है वो अलग अलग स्ट्रीम में जो वो जाता है। और ये 10 सब्जेक्ट प्राइमरी स्कूल करिकुलर इंक्लूड्स में 10 सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बता दिए, ये वो ही हैं। एक नया यहाँ पे 2019 में जो है एक नया क्लास जो है वहाँ पे स्टार्ट किया था, कोडिंग क्लास, जो हमारे रोबोटिक्स लैब में भी हमें सिखाया थी कोडिंग किस तरह से होती है, पर उसमें फिर हम तो बहुत वीक थे। तो ये कोडिंग क्लासेस जो है अब 2019 से ही ये बच्चों को जो है वो 6th क्लास के ऑनवर्ड जो वो इंट्रोड्यूस वहाँ पे की गई है, ताकि बच्चों को इसमें दिक्कत ना आए। नेक्स्ट ऑल सेकेंडरी, ये था वो ऑल सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट टेक सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम डिपेंडिंग ऑन देयर बैंड जो मैंने बताया तो एक्सप्रेस, नॉर्मल या नॉर्मल टेक्निकल, तो उसमें O लेवल का एग्जाम जो है उनको क्लियर करना पड़ता है। और जो नॉर्मल एकेडमिक में है या नॉर्मल टेक्निकल में है उनको फिर नॉर्मल लेवल का एग्जाम जो है वो पास करना पड़ता है, लेकिन ये 4 साल का होगा एक्सप्रेस वाला। और अगर जो एकेडमिक वाला बच्चा है या टेक्निकल वाला है उसने भी O लेवल का एग्जाम देना है, हाई लेवल का एग्जाम देना है, तो उसको 1 साल जो है वो और यहाँ पे रिटेन होना पड़ेगा। और स्टूडेंट हु विश टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी लेवल, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन लेना चाहता है उसको A लेवल का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, और एडिशनल 2 ईयर ऑफ स्टडी, 2 साल की और स्टडीज को वहां पे करनी पड़ेगी। टीचर ये मैम ने डिस्कस किया वैसे ही है, थोड़ा सैलरी ज़्यादा है, वहाँ पे 24 लाख to 40 लाख का पैकेज होता है ईयरली। और अब यहाँ पे ये जो मैंने सिस्टम बताया आपको, इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है जो हमने वहाँ पे डिस्कस की थी टीचर्स के साथ, साइंस टीचर थे उनके साथ डिस्कस की थी। स्टूडेंट हु आर इन द एक्सप्रेस कोर्स, 6th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसके 3 ग्रुप जो बढ़ा दिए गए हैं। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि स्टूडेंट हु आर इन एक्सप्रेस कोर्स एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, उसमें थोड़ा सा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं इसे ऊपर हूँ, और दिस स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू दोस स्टूडेंट हु आर इन नॉर्मल स्ट्रीम, फिर उनको वो दूसरी नजर से देखते हैं कि ये हमारे लेवल के नहीं है। एंड स्टूडेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रीम फील इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, और जो नॉर्मल में है वो उनके पास ऑटोमेटिकली इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो वो आ जाता है। दिस स्टूडेंट हेजिटेट टू टॉक टू देयर क्लासमेट हु आर इन एक्सप्रेस कोर्स, जो उससे टॉप कोर्स पे है उनको थोड़ा सा हेजिटेशन जो वो होती है कि ये हमसे ऊपर हैं सेम क्लास के ही हैं। नेक्स्ट, अब जो 2014 का है ये मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम लगा, तो थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूंगा समझाने की। फुल सब्जेक्ट बेस्ड बैंडिंग है ये। इसमें क्या होता है कि G1, G2 और G3 3 ग्रेड है,
जनरल 1, जनरल 2 और जनरल 3। इसमें बच्चे को फ्रीडम है, वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकता है और किसी भी लेवल पे वो उसको पढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टूडेंट एंड आई एम एक्सीलेंट इन सब्जेक्ट लाइक मैथ और हिंदी। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और मैं मैथ और हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी आती है मैथ और हिंदी, बट गुड इन साइंस एंड इंग्लिश। थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा साइंस, इंग्लिश, आर्ट्स एंड मदर लैंग्वेज पे है और बिल्कुल भी इंटरेस्ट मेरा जैसे संस्कृत और सोशल साइंस में नहीं है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैंने जिसमें मैं एक्सीलेंट हूँ उसमें टॉप ग्रेड का G3 का जो है वो मैं ले सकता हूँ मैथ और हिंदी, मैं उसमें पढ़ूंगा। उसमें जो सब्जेक्ट जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा रेजिंग होगा, उस लेवल का होगा वो। और G2 में जो साइंस, इंग्लिश, चाइनीज जो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ज़्यादा नहीं है, और जिसमें मैं बिल्कुल ही वीक हूँ, तो उसमें सिर्फ मैं जिसको बोल सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट का मैं बेसिक पढ़ूंगा। G1 जो लेवल है उसमें संस्कृत या सोशल साइंस ले लूंगा नेक्स्ट। और ये मेरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा लास्ट में। जैसे नेम अमित कुमार, सब्जेक्ट लेवल, जैसे मैंने इंग्लिश को G2 में पढ़ा, मतलब मैंने हाई ग्रेड में उसको जाने की कोशिश की, G2 में ही पढ़ा मैंने, तो मेरा ग्रेड A आ गया इसमें। और सेकंड अगर चाइनीज जैसे मैंने अपनी हिंदी यहाँ पे पढ़ी, वो भी मैंने G2 में पढ़ी, तो उसमें A+ ग्रेड जो है वो मेरा आ गया। और मैथमेटिक्स मैंने टॉप ग्रेड में पढ़ा, G3 में पढ़ा, तो मेरा जो ओवरऑल ग्रेड आया वो B आया। वैसे साइंस भी मैंने G2 में पढ़ी, तो उसका ग्रेड भी मेरे को B आया। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट तो सबसे बड़ा ये है कि ग्रोथ माइंडसेट रहता है बच्चे का, हमेशा ही वो जैसे वो G1 में है तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं G2 में जाऊं, और G2 की वाले की कोशिश रहती है कि मैं अगले ईयर जो है उसको G3 में बनाऊं। तो ये सबसे ज्यादा जो है इसमें बेनिफिट रहता है। और ईच स्टूडेंट हैज देयर ऑन टाइम टेबल, अपना ही टाइम टेबल बच्चे का होगा इसमें। हमारा टाइम टेबल वो भी नहीं करेगा, उसका अपना टाइम टेबल होगा कि वो कब मैथ की क्लास लगवाएगा, या कब वो हिंदी की लगवाएगा, कब वो साइंस की लगवाएगा। तो उसका अपना एक डेली का टाइम टेबल जो अपना उसका होगा, वो खुद बनाएगा। और लास्ट में कंपल्सरी 2 ईयर मिलिट्री सर्विस है वहां पे। एक कि एडवांटेज मतलब जैसे वो कोई बच्चा कंप्लीट करता है अपने स्टेट, तो उसके बाद उसको 2 ईयर जो मिलिट्री में लगाने पड़ते हैं फॉर डिसिप्लिन, या आप मानो नेशनल सर्विसेज के लिए। तो उसकी डिसएडवांटेज क्या रह जाती है कि ओवरऑल में अगर हम वर्ल्ड में देखें तो जो सिंगापुर के लोग हैं वो 2 साल 2 इयर्स जो है वो अदर नेशन के कंपैरिजन में लेट हो जाते हैं हायर एजुकेशन में। लेकिन फिर भी 98% जो सिंगापुर के लोग हैं वो इस सिस्टम को जो है वो अच्छा मानते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में 97% जो है वो एग्री रहते हैं। नेक्स्ट ये कंपैरिजन है, थोड़ा सा मैम ने भी किया था, वैसे ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें वर्किंग हावर का है, स्टूडेंट्स स्पेंड 50 आवर्स, जिसमें 28.6 आवर जो है वो स्कूल में, और 22.2 आवर्स जो है वो आउट ऑफ स्कूल स्टडी जो वो स्पेंड करता है बच्चा। नेक्स्ट, सिमिलरिटीज है दोनों में, सिंगापुर और इंडिया में। 97% स्टूडेंट अटेंड ट्यूशन वर्क होता है, वहां पे 97% लेते हैं, और पूरी इंडिया में 30% है। और मोर होमवर्क, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादा होमवर्क की तरफ, वैसे ही वहाँ पे होता है, और मार्क्स के ऊपर ही वैल्यूएशन होती है। कंपल्सरी एजुकेशन वहाँ पे भी है। और 90% स्टूडेंट सिंगापुर कमिटमेंट दैट स्टडी इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस। और 90% बच्चे जो है मान के चलते हैं कि उनको जो स्ट्रेस का कारण है वो 90% जो है वो स्टडी ही है। और जब इंडिया में देखा तो 64% स्टूडेंट ऐसा मान के चलते हैं। बाकी कॉमन पॉइंट है, ये सब ने डिस्कस किए, तो थैंक यू।